हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण पर, व्यक्तित्व के प्रकारों पर। पिछले सेशन में हमने बात की थी साथियों, हमने चर्चा की थी मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में, जहां हमने देखा था कि जुंग का वर्गीकरण किस प्रकार से है। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार अन्य मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के शील गुण उपागम से निर्धारित व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी जाना है, शील गुण का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की वो विशेषताएं, वो गुण, व्यवहार में प्रदर्शित होने वाली वो चीजें जो उसके साथ जुड़ी होती हैं, उसके आंतरिक व्यक्तित्व का हिस्सा होती हैं, उसके स्वभाव में होती हैं, उसकी प्रवृत्ति में होती हैं, आदतों में होती हैं, उन्हें उसके शील गुण कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध उसका शील गुण हो गया। किसी व्यक्ति में मानवता है, ईमानदारी है, नैतिकता है, दयालु है, तो ये सब उसके शील गुण हो गए। तो साथियों, शील गुण उपागम के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किया है। शील गुण के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वो प्रकार उपागम से बाद में विकसित होने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। साथियों, यहां हम बात करेंगे केटल के द्वारा शील गुण के आधार पर किस प्रकार व्यक्तित्व को विभाजित किया गया है, आलपोर्ट के द्वारा किस प्रकार विभाजित किया गया है, उसके अलावा बिग फाइव थ्योरी क्या है, उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ऐसे आधारभूत अवधारणाओं की, विचारधाराओं की, जैसे पाश्चात्य दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण है, उसके अलावा आपका दार्शनिक दृष्टिकोण है, आयुर्वेद का दृष्टिकोण है। इस सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे साथियों। तो चलते हैं सेशन में आगे की ओर, जहां पर हमारा पहला वर्गीकरण है आलपोर्ट का। किस आधार पे है? गुण उपागम पे है, ट्रेट अप्रोच पे है साथियों। ट्रेट अप्रोच पे, गुण उपागम पे आलपोर्ट का जो वर्गीकरण है, यहां पर आलपोर्ट ने शील गुणों को दो भागों में बांटा है, दो प्रकार का माना है। पहला कौन सा? सामान्य शील गुण, दूसरा व्यक्तिगत शील गुण। साथियों, सामान्य शील गुण का मतलब होता है ऐसे शील गुण जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जो समाज या प्रकृति के द्वारा उसमें बन जाते हैं। ये तो हो गए सामान्य शील गुण। दूसरे व्यक्तिगत शील गुण, इंडिविजुअल ट्रेट्स। इंडिविजुअल ट्रेट्स वो हो गए जो व्यक्ति विशेष में होते हैं, किसी एक व्यक्ति में है जैसे दूसरे में नहीं होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर में एक क्षमता है खेलने की, ऐसी किसी अन्य खिलाड़ी में क्रिकेट की नहीं है। लता मंगेशकर में एक क्षमता है गाने की, ऐसी क्षमता, ऐसा गुण किसी अन्य व्यक्ति में नहीं है। तो जो किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है, केवल उसी में होता है, उसको, ऐसे शील गुण को, ऐसे ट्रेट को आलपोर्ट ने कहा है व्यक्तिगत शील गुण। देखते हैं वापस से, सामान्य शील गुण का मतलब जो किसी समाज, संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, वो हो गए सामान्य शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण जो बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं, उनके अपने खुद के होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार से आलपोर्ट ने शील गुणों को विभाजित किया है। आपको यहां पर सिर्फ तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या कि ट्रेट अप्रोच, शील गुण पर किसने अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है आलपोर्ट। दूसरा, आलपोर्ट ने शील गुणों को कितने प्रकार का बताया, तो आंसर हो जाएगा आपका दो भागों में बांटा। कौन कौन से? पहला सामान्य शील गुण, दूसरा व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य क्या है और व्यक्तिगत क्या है, बस इतना सा। इसके अलावा ज्यादा यहां से कोई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपके रीट में एटलीस्ट नहीं है। चलते हैं अगले शील गुण आधारित वर्गीकरण पर, जो दिया है साथियों केटल ने। केटल ने बुद्धि पर भी काफी काम किए हैं, आगे हम बात करेंगे। तो केटल ने शील गुणों को फैक्टर्स कहा है, पर्सनालिटी फैक्टर्स कहा है। पर्सनालिटी फैक्टर्स को हम कहेंगे पीएफ। क्या कहेंगे साथियों? पीएफ, पर्सनालिटी फैक्टर्स। तो केटल ने ऐसे 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए हैं, 16 पीएफ बनाई है एक प्रश्नावली में, जिसमें दो दो चीजों को साथ में रखा है। जहां साथ में दो चीजें तो क्या हो जाएंगी, वो द्विध्रुवीय कारक हो जाएंगे। जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में रखे हैं, इसलिए द्विध्रुवीय कारक उनको कहा जाता है। तो केटल को लेकर आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली क्या कि शील गुण आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण
किस किस का था? तो आलपोर्ट के साथ और क्या ध्यान रखना है? केटल का ध्यान रखना है। शील गुणों को कितने प्रकार का माना? तो आलपोर्ट ने 2 प्रकार का माना है और केटल ने माना है 12 प्रकार का। आपको ध्यान रखना है केटल का 12 प्रकार का शील गुण है, आलपोर्ट के 2 प्रकार के हैं। इन 12 प्रकार के शील गुणों को केटल ने एक सारणी में प्रस्तुत किया है। वह सारणी जो है उसमें जो प्रश्नावली बनाई गई है वहां पीएफ उनको नाम दिया है पर्सनालिटी फैक्टर्स। और ये पीएफ कितने साथियों? ये पीएफ है 16 पीएफ। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहले भी और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्या पूछे जाने की संभावना है? कि केटल की पर्सनालिटी फैक्टर्स में प्रश्नावली जो थी उस प्रश्नावली में कितने प्रश्न थे या फैक्टर्स कितने थे? तो आपको ध्यान रखना है 16 फैक्टर्स। शील गुण कितने हो गए? 12 शील गुण हो गए। द्विकारक इसमें शामिल हैं। बस इतना सा, इससे ज्यादा डेप्थ में आपको जानने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। आगे चलते हैं अगले व्यक्तित्व के वर्गीकरण की ओर साथियों, जो है आइजेंक का। आइजेंक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है वो दोनों उपागमों का संगठित रूप है। दोनों उपागम का मतलब उसमें प्ररूप या प्रकार उपागम भी हैं तो शील गुण उपागम भी हैं। इसलिए क्या कहते हैं उसको कहते हैं प्रकारशील गुण उपागम। प्रकार भी हैं और शील गुण भी हैं। टाइप ट्रेट्स, टाइप भी और ट्रेट्स भी हैं किस कॉन्सेप्ट में। और इसके लिए इन्होंने 4 स्तर बताए हैं। कितने स्तर? 4 स्तर बताए हैं। किसने? आइजेंक ने। पहला स्तर कौन सा साथियों? विशिष्ट अनुक्रियाएं, स्पेशल रेस्पॉन्सेज। दूसरा आदत जन्य अनुक्रियाएं, हैबिचुअल रेस्पॉन्सेज। तीसरा शील गुण, ट्रेट्स। और चौथा टाइप्स। तो आइजेंक क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया जाता है वो दोनों अगर साथ में रखा जाए, प्रकार उपागम भी और ट्रेट उपागम भी, तो 4 चीजों को आधार बनाकर हम व्यक्तित्व को विभाजित कर सकते हैं। क्या क्या स्तर होंगे वो, क्या क्या चीजें होंगी? पहले होंगे विभिन्न व्यक्तियों की अनुक्रियाएं कि किस किस तरह के रेस्पॉन्सेज व्यक्तियों के होते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। दूसरा आदत जन्य अनुक्रियाएं, जो व्यक्ति के हैबिट में होती हैं, आदत में होती हैं, इस तरह की अनुक्रियाएं। फिर हो गया उसमें निहित शील गुण और फिर हो गया प्रकार। तो ये 4 स्तर हैं जो आपके आइजेंक ने प्रतिपादित किए हैं शील गुण और प्ररूप उपागम के माध्यम से। आगे चलें साथियों, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम है बिग 5 फैक्टर। बिग 5 फैक्टर जो हैं ये मैक्के व कोस्टा नाम आपको ध्यान रखना है। इन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के शील गुण को फिर 5 प्रकार का माना है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का माना है। इसमें जो कारक हैं उनकी संख्या को 5 मान लिया है। आपको ध्यान रखना है, पीछे हम बात कर रहे थे केटल की, तो वहां कितने थे? 12। हमने आलपोर्ट की बात की, वहां कितने थे? 2। फिर हमने बात की मैक्के व कोस्टा की, तो यहां कितने हैं? 5। तो यहां पर शील गुण और विशेष जो है वो 5 प्रकार के हैं। मूल शील गुणों की संख्या कारक विश्लेषण के आधार पर 5 बताई है। किनकी? मूल शील गुणों की संख्या किसके आधार पर? कारक विश्लेषणों के आधार पर, फैक्टर्स का एनालिसिस करके 5 माना है। कितनी मानी है? 5। ये आपको याद रखनी है, पांचों के पांचों। आगे चलते हैं, कौन कौन से हैं पांचों? पहला है साथियों बहिर्मुखता, एक्सट्रावर्जन। बहिर्मुखता हमने पीछे पढ़ी जूंग की, तो जो बहिर्मुखता अपन ने पीछे पढ़ी, एक्सट्रोवर्ट जिसको पढ़ा, उसी से मिलता जुलता क्लासिफिकेशन है। सामाजिक उन्मुखता होती है इन लोगों में, ये ज्यादा समाज में घुलते मिलते हैं, वाचाल होते हैं, बहुत सारे मित्र इनके होते हैं। इस तरह के व्यक्तित्व को कहा जाता है बहिर्मुखता। दूसरा जो कारक है, दूसरा जो शील गुण है, किसके हिसाब से? मैक्के व कोस्टा के हिसाब से, उसका नाम है साथियों सहमति जन्यता। सहमति जन्यता हो गया। एग्रीबेलनेस, इसमें किनको शामिल करेंगे? इसमें कौन से शील गुण होंगे? इसमें होगा व्यक्ति की उदारता, विश्वास एवं स्वभाव। तो इस तरह के जो शील गुण हैं उनको किस में शामिल कर लिया? किस शील गुण में रखा इन्होंने? सहमति जन्यता में। तीसरा शील गुण है साथियों कर्तव्यनिष्ठता, कॉन्शियसनेस। इसमें 2 चीजों को शामिल किया है। पहला आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, और दूसरा कर्तव्य परायणता।
अगला शील गुण है नंबर 4 स्नायु विकृति, न्यूरोटिसिज्म। इसमें किन को शामिल रखा है, किस तरह के शील गुण इस ग्रुप में शामिल हैं? पहला है चिंता, संवेगात्मकता, संवेगात्मक स्थिति एवं स्वभाव। उसके अलावा 5वां है अनुभवों के प्रति खुलापन, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। इसमें किस किस को शामिल किया है साथियों? रचनात्मकता यहाँ पर है, मौलिक विचार यहाँ पर है, जिज्ञासा यहाँ पर है, कल्पनाएं यहाँ पर है, आदि शील गुणों को शामिल किया है अनुभवों के प्रति खुलापन में। रचनात्मकता, मौलिकता, विचार, जिज्ञासा, कल्पना शक्ति आदि यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो बस यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, सिर्फ आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है। क्या कि बिग 5 फैक्टर्स थ्योरी किसने दी? पहली चीज, बिग 5 फैक्टर्स थ्योरी किसने दी? तो नाम आएगा साथियों मैक्के व कोस्टा ने दी। शील गुणों को इन्होंने कारक विश्लेषण के आधार पर विभाजित किया। तो किसके आधार पर? कारक विश्लेषण के आधार पर। यह आपको ध्यान रखना है। कितने माने हैं? 5 माने हैं। पांचों के नाम कौन कौन से हैं? पहला हो गया बहिर्मुखता, सहमति जन्यता, कर्तव्यनिष्ठता, स्नायु विकृति, अनुभवों के प्रति खुलापन। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। रीट में इससे बियॉन्ड जाने की संभावना न के बराबर है। आगे चलें तो साथियों अब बात करते हैं व्यक्तित्व की अवधारणा की। हमने अभी जो 3-4 चीजें डिस्कशन की वो थी व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के आधार पर व्यक्तित्व के विभाजन की या वर्गीकरण की। अब हम कुछ ऐसी अवधारणाओं की बात करेंगे, उन विचारधाराओं के आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर, दृष्टिकोणों के आधार पर भी व्यक्तित्व को विभाजित किया गया है, जो ना तो प्रकार उपागम में आता है न ही शील गुण उपागम में आता है। सिर्फ दृष्टिकोण है, अवधारणा है, उसी के आधार पर उनको विभाजित किया गया है। दोस्तों इस श्रेणी में हम पहली अवधारणा की बात करेंगे समाज शास्त्रीय अवधारणा की। किसकी? समाज शास्त्रीय अवधारणा की। और यह दी है क्रेस्चमर ने, जो हमारे क्रेस्चमर नहीं, स्प्रेंगर ने दी हैं। जो हमारे मनोवैज्ञानिक स्प्रेंगर, इन्होंने समाज शास्त्रीय अवधारणा के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 6 भागों में। हमारे स्प्रेंगर साहब, स्प्रेंगर महोदय क्या कहते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो सैद्धांतिक होते हैं। कौन से? सैद्धांतिक होते हैं। जैसे शिक्षक सैद्धांतिक होता है, वैज्ञानिक सैद्धांतिक होता है, उसके अलावा इंजीनियर जो है वो भी सैद्धांतिक होता है, जो सिद्धांतों नियमों पर चलते हैं, उसके आधार पर व्यवहार करते हैं, उनकी जीविका, उनका प्रोफेशन सिद्धांतों नियमों पर आधारित होता है। ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया है हमारे स्प्रेंगर ने सैद्धांतिक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का दूसरा प्रकार है स्प्रेंगर के अनुसार सामाजिक। सामाजिक का मतलब जो समाज में ज्यादा घुलते मिलते हैं, जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों के साथ घुलना मिलना उठना बैठना उनको पसंद होता है। जैसे समाज सेवक हैं, राजनेता हैं, ये सब किस में शामिल होंगे? सामाजिक में। तीसरी कैटेगरी है साथियों व्यक्तित्व की आर्थिक। आर्थिक जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं, जैसे व्यापारी हो गया, ये आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हो गया। उसके अलावा चौथा है धार्मिक, जो धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जैसे पंडित, पुजारी, ऋषि, मुनि, साधु, संत, ये सब क्या कहलाएंगे? धार्मिक व्यक्तित्व वाले कहलाएंगे। चौथा व्यक्तित्व का प्रकार है राजनीतिक, पॉलिटिशियन। तो राजनेता, मंत्री, नेता, ये सब किस में शामिल हो जाएंगे? राजनीतिज्ञ में शामिल हो जाएंगे। और लास्ट है 6th सौंदर्यात्मक, जो सुंदरता वाली चीजों के प्रति ज्यादा उनका अट्रैक्शन होता है, उनके व्यवहार का संबंध उससे होता है, रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी उनमें होती है, उन्हें कह दिया सौंदर्यात्मक। कौन? मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, अभिनेता हो गया, कलाकार हो गया, ये सब किस में आएंगे? सौंदर्यात्मक में आएंगे। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब तक जो हमने व्यक्तित्व के वर्गीकरण पढ़े वो या तो शरीर की संरचना के आधार पे थे, या फिर मनोवैज्ञानिक आधार पे थे, शील गुणों पे आधार पे थे, प्रकार पर थे। कहीं ना कहीं व्यक्ति के शरीर से उनका संबंध था, चाहे बाहरी संरचना, रंग, रूप, आकार की बात हो या फिर आंतरिक व्यवहारीय पक्ष की बात हो। लेकिन साथियों ये जो दृष्टिकोण है यह है समाज शास्त्रीय। समाज शास्त्रीय का मतलब हो गया जो समाज के द्वारा बनाया गया है,
जिसका व्यक्ति के स्वभाव से, रंग रूप से, आकार से, संरचना से, शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जो समाज ने बना दिया है। जैसे कोई व्यक्ति जन्मजात राजनेता नहीं होता, शिक्षक नहीं होता, बनिया नहीं होता, पंडित पुजारी नहीं होता। ये सब नाम किसने दिए हैं? ये सब नाम समाज ने दिए हैं। समाज में इनको बनाया गया है, समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, चलाने के लिए इन सबको बनाया गया है। इसीलिए यह दृष्टिकोण कहलाता है समाज शास्त्रीय। कौन सा? समाज शास्त्रीय। समाज में इनको बनाया गया है। किसने दिया? स्प्रेंगर ने दिया। ठीक है सर। तो जैसे सैद्धांतिक हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, धार्मिक हैं, राजनीतिक हैं, सौंदर्यात्मक हैं, ये समाज में निर्धारित मापदंडों के आधार पर निर्धारित किए गए टाइटल हैं, जिसके आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को बांटा है या फिर व्यक्तियों को इसमें विभाजित किया है। आगे चले साथियों अगली अवधारणा में, जिसका नाम है भारतीय अवधारणा या फिर दर्शन शास्त्रीय अवधारणा। भारतीय अवधारणा का मतलब जो भारत में मान्यता है, जिसकी जो फिलोसफी पर आधारित है, दर्शन शास्त्र पर आधारित है, उसके आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। साथियों आपने बहुत प्रसिद्ध और पवित्र धर्म ग्रंथ गीता जी का नाम सुना होगा, मद् भगवत गीता। गीता जी में जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध के दौरान, तब उन्होंने, श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को उपदेश देने के दौरान व्यक्तित्व का वर्गीकरण करके उनको समझाया था। इसीलिए इस अवधारणा को कहा है भारतीय अवधारणा। दार्शनिक अवधारणा, फिलोसफिकल अवधारणा, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन फिलोसफी भी कौन सी वाली? इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन पर आधारित है। तो उन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार का माना। पहला कौन सा साथियों? पहला माना है सत्वगुणी, दूसरा रजोगुणी, तीसरा तमोगुणी। देखिए टाइटल को समझते हैं। सत्वगुणी मतलब सत्य से संबंधित, सत्य पर आधारित ऐसे गुणों वाला व्यक्ति जो सत्य या सत्य से संबंधित हों, सकारात्मक हों, पॉजिटिव हों, धनात्मक हों, सृजनात्मक हों, ऐसे गुणों वाले व्यक्ति को हमने कह दिया सत्वगुणी, जिसमें गुण ही गुण पाए जाते हैं एवं एकाग्रता की भावना विद्यमान होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता ही सकारात्मकता है, सारे के सारे गुण सकारात्मक हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और अगर ये सब होगा तो डेफिनेटली उनमें एकांत प्रियता भी होगी। एकांत प्रियता होगी तो एकाग्रचित स्वभाव उनका होगा, चीज़ों को ज़्यादा बढ़िया से वो समझ पाएंगे, ज़्यादा बढ़िया से कर पाएंगे, समाज के रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे। मानसिक संरचना उनकी बहुत सकारात्मक और सुदृढ़ होगी, संवेगात्मक भी वो स्थिर होंगे, सकारात्मक संवेगों की मात्रा ज़्यादा होगी, जो भी निर्णय करेंगे सकारात्मक करेंगे, सृजनात्मकता वाले कार्य करेंगे, धार्मिक आस्थाओं वाले होंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण उनका होगा। ये सारे के सारे गुण जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं साथियों, श्री कृष्ण के अनुसार वह कैटेगरी, वह वर्गीकरण, वह व्यक्तित्व कहलाता है सत्वगुणी व्यक्तित्व। दूसरा है रजोगुणी। देखो नाम से ही थोड़ा कंफर्म हो रहा है। तो रजोगुणी किसको हम कहेंगे? जिसमें कुछ गुण व कुछ अवगुण पाए जाते हैं। तो ये मिक्स हो गया, कुछ गुण भी हैं तो कुछ अवगुण भी हैं। कैसे? चंचलता की मात्रा जो है इनमें विद्यमान होती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी निर्णय को सरलतापूर्वक नहीं ले पाते हैं। तो रजोगुणी किसको कहेंगे? जिसमें कुछ तो गुण है, कुछ अवगुण है, और ये शांत नहीं होंगे। ये तो कैसे थे? सत्वगुणी तो एकाग्र थे, शांत थे, लेकिन ये चंचल होते हैं। अब क्योंकि चंचल होते हैं, मन में स्थिरता नहीं होती है, चित्त एकाग्रत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में निर्णय भी ये नहीं ले पाते हैं। किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए चित्त शांत होना चाहिए, तब जाके हम कोई निर्णय ले पाते हैं। तो चंचल होते इसलिए निर्णय नहीं ले पाते हैं। कौन सी कैटेगरी साथियों? ये हो गई हमारी रजोगुणी। आगे चलें, तीसरी कैटेगरी भारतीय दर्शन के अनुसार वो है साथियों तमोगुणी। तमो नाम से ही पता है, तम मीन्स अंधेरा होता है। तो जिनमें नकारात्मक गुण होते हैं, जिनका दृष्टिकोण नेगेटिव होता है, इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को कहा जाता है तमोगुणी। क्या है? ऐसे व्यक्तियों में अवगुण ही अवगुण पाए जाते हैं, नकारात्मकता ही नकारात्मकता, बुराइयां ही बुराइयां। अगर इनमें अवगुण ही अवगुण हैं तो क्या होगा? आलस्य की भावना विद्यमान रहेगी, इनका दृष्टिकोण नकारात्मक होगा, दूसरों की बुराइयां कर रहे होंगे, हमेशा ईर्ष्या से घिरे होंगे,
चिंताएं होंगी, नकारात्मक संवेग बन रहे होंगे, जिसके पास भी जाएंगे नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, जहां भी जाएंगे अंधेरा, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आलस्यता, निराशा, ऐसी चीजों के व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। ऐसे लोगों को कहा है भारतीय दर्शन में तमोगुणी। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो 3 हो गए। इनकी विशेषताओं को भी आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन जाने की संभावना बनती है। आगे चलें अगले दृष्टिकोण की ओर, अगली विचारधारा की ओर। साथियों, यह आधारित है भारतीय आयुर्वेद पर। किस पर? भारतीय आयुर्वेद पर। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जो पद्धति है चिकित्सा की, उसमें समस्त बीमारियों को 3 दोषों से जनित माना है। आयुर्वेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति में कोई भी विकार उत्पन्न हुआ, कोई भी बीमारी हुई, कोई भी व्याधि हुई, तो वो किसी ना किसी इन 3 में से एक तत्व की प्रधानता के चलते हुई है, उसके अनबैलेंस के चलते हुई है। कौन कौन से तत्व हैं देखो, पहला है वात, पित्त और कफ या काम। ये तीनों तत्व शरीर व्यक्ति के शरीर में मौजूद होते हैं। जब इन तीनों तत्वों में से किसी भी तत्व की प्रधानता हो जाती है, किसी व्यक्ति में वायु बन जाती है, तो वायुज उसको कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं जो वात प्रवृत्ति वाले होते हैं, वायुज होते हैं, उनमें वायु संबंधी रोग होते हैं, वायु संबंधी रोग होते हैं। तो ये एक व्यक्तित्व हो गया। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिसमें पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पित्तज कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में पित्त के बढ़ने से जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, इस तरह की समस्याएं उनमें होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है पित्तज। तीसरे हैं दोस्तों कफज, जिनमें कफ की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस तरह की बीमारियां उनमें बनती हैं और वैसा ही उनका व्यक्तित्व बन जाता है, वैसा ही उनका शरीर संरचना और वैसा ही उनका स्वभाव बन जाता है। काम प्रवृत्ति वाले भी इनको कहा जाता है। तो भारतीय आयुर्वेद का कहना यह है कि हर व्यक्ति में ये तीनों तत्व पाए जाते हैं, इनकी मात्रा जिसमें ज्यादा होती है उसको उसी कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो 3 श्रेणियां हो गई, वायुज या वात प्रवृत्ति वाले, पित्तज या पित्त प्रवृत्ति वाले और कफज या कफ प्रवृत्ति वाले। इन तीनों गुणों का असंतुलन व्यक्ति में विकार उत्पन्न करता है तथा असंतुलन व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 2 चीजें हैं, अगर असंतुलन हुआ तो विकार उत्पन्न होगा, बीमारियां होंगी, और संतुलन हुआ तो क्या होगा? व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना चाहिए? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं, इन तीनों की मात्रा बैलेंस में रहें। तो हमारा खान पान, दैनिक दिनचर्या की जो तरीके हैं, हमारा जो शेड्यूल्ड है, उन सबको हम इस तरीके से मैनेज करें कि ये बैलेंस में रहें, संतुलन में रहें। अगर ये संतुलन में है, बैलेंस में है, तो व्यक्तित्व जो है वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ मन और शरीर होगा तो स्वस्थ ही व्यवहार होगा, और स्वस्थ व्यवहार होगा तो लोगों से सकारात्मक जवाब मिलेंगे, लोगों में पसंद किए जाओगे, समाज में उच्च व्यक्तित्व का निर्माण होगा और सफलता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और इनका बैलेंस बिगड़ा, वायु बढ़ गई, कफ बढ़ गया, पित्त बढ़ गई, तो वैसे रोग बन जाएंगे और व्यक्तित्व जो है वो विकृति वाला हो जाएगा, विभिन्न बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ऐसा दृष्टिकोण है भारतीय आयुर्वेद के अनुसार। तो साथियों, अब तक हमने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों को जाना, वर्गीकरण को जाना, उपागमों को जाना, शील गुणों को, प्रकारों को, दृष्टिकोणों को, इन सारी चीजों को हमने ठीक से डिस्कशन किया। अब हम चलते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों की ओर। व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बात करें साथियों, तो कई व्यक्तियों ने इस सेक्टर में काम किया है, लेकिन सिगमंड फ्राइड का नाम सबसे ऊपर इसमें आता है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की संरचना को अध्ययन किया और व्यक्तित्व की संरचना से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्राइड। और उस एनालिटिक थ्योरी में, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने मेंटल लाइफ के 3 लेवल प्रतिपादित किए हैं। मेंटल लाइफ का मतलब हमारा मन मस्तिष्क जो है ये मिलकर एक संगठन बनता है, मेंटल स्ट्रक्चर बनता है। इस मानसिक संरचना का, मेंटल स्ट्रक्चर का, मन मस्तिष्क का या फिर मनों का 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं, ऐसा सिगमंड फ्राइड का मानना है। इन तीनों लेवल्स की बात करें साथियों, तो जो हमारा
भारतीय हमारा जो मनोविज्ञान है, दर्शन है, मनोविज्ञान और दर्शन, पहले दर्शन फिर मनोविज्ञान, इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को, व्यक्ति की संरचना को, व्यक्ति के आंतरिक संपत्तियों को जानने की कोशिश की। शुरू में इस संबंध में केवल आत्मा को प्राथमिकता दी गई थी कि आत्मा ही सब कुछ होती है। आगे जब और थोड़े बढ़े तो मन मस्तिष्क को प्राथमिकता दी गई। थोड़े और आगे बढ़े तो चेतन जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्शियसनेस होता है, उसको प्राथमिकता दी गई और चेतन से समस्त गतिविधियों को संचालित होना माना गया। उसी दौरान सिगमंड फ्राइड आए और फ्राइड ने कहा कि चेतन तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व का पार्ट होता है, लेवल होता है जो अचेतन कहलाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि चेतन और अचेतन के बीच अर्धचेतन भी होता है जो दोनों के बीच में संचालित होता रहता है। इस प्रकार फ्राइड ने 3 मेंटल लेवल्स प्रतिपादित किए साथियों, और ये तीनों मिलकर संगठित रूप से व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तीनों मिलके मन मस्तिष्क की संरचना को बनाते हैं। क्योंकि व्यक्तित्व सही मायने में क्या है, हमारी मनोदशा, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार, हम जो गतिविधियां करते हैं उस दौरान जो हमारा बिहेवियर होता है, दैट इज रियल पर्सनालिटी, सोचने विचारने का तरीका। तो आंतरिक पक्ष जो होता है, व्यक्तित्व का जो आंतरिक पक्ष होता है, मेरे अनुसार जो वास्तविक पक्ष होता है, सबसे समृद्ध और बड़ा पक्ष होता है, वो मन मस्तिष्क से ही जुड़ा होता है। और वो समझने के लिए हमें मेंटल प्रोसेस को समझना होगा, मेंटल लाइफ को समझना होगा। पीछे हम जब यूनिट 1 पढ़ रहे थे तो यूनिट 1 में आई थिंक 22 या 23 24 या 25 नंबर की कोई क्लास है जहां पर हमने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों को पढ़ा था। हम जब सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों को पढ़ रहे थे तो वहां मैंने एक साथ सारे सिद्धांतों को समझा दिया था। पहले हमने चर्चा की थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, फिर साइको एनालिटिक थ्योरी की, फिर पर्सनालिटी के तीनों पार्ट्स की या तीनों भागों की बात की थी। तो काफी बड़ा डिस्कशन हमारा इस बिंदु पर पहले हो चुका है। ब्रीफली थोड़ा सा परिचय मैं यहां पर आपको दूंगा व्यक्तित्व के साथ जोड़ते हुए। तो व्यक्तित्व जो है उसको सिगमंड फ्राइड ने मन मस्तिष्क के 3 लेवल के साथ समझने की कोशिश की। पहला है साथियों चेतन मन, जो संपूर्ण का 1/10वां भाग होता है या 10% होता है। इसमें व्यक्ति की जागृत अवस्थाएं होती हैं। दूसरा हो गया अचेतन, जो संपूर्ण का 90% या 9/10 भाग होता है। इसको सुप्त अवस्था कहा जाता है। अचेतन जो है गहरी नींद में, बेहोशी में, नशे की हालत में एक्टिव हो जाता है और चेतन वहां पैसिव हो जाता है। जब गहरी नींद होती है, हमें सपने आते हैं, तो किसमें आते हैं? अचेतन में होता है सारा का सारा। अर्धचेतन जो है इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, जैसे परिचित नामों को भूल जाना, जीभ का लड़खड़ाना, परिचित रास्तों को भूल जाना, ये सब क्या है? ये अर्धचेतन की अवस्था है। और इन तीनों की तुलना सिगमंड फ्राइड ने एक पानी में डूबते हुए एक बर्फ के टुकड़े से की, जहां पर उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है इस तरीके से, जो पानी में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? पानी में रखा हुआ है। अगर पानी में रखा हुआ है तो आप क्या देखेंगे कि किसी भी बर्फ के टुकड़े को पानी में रखेंगे तो उसका बड़ा भाग तो पानी के अंदर होगा और थोड़ा सा बाहर होगा। तो जो पानी के अंदर हैं वो होगा 90% पार्ट। कितना होगा साहब? 90% पार्ट ये पानी के अंदर हैं, 90% पानी के अंदर हैं। तो ये कहलाएगा अचेतन। क्या कहलाएगा? ये अचेतन कहलाएगा। और जो 10% पार्ट जो पानी के बाहर हैं ये कहलाएगा चेतन, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। जो पानी के अंदर है वो कहलाएगा अचेतन मन। इस तरह की संकल्पना दी है सिगमंड फ्राइड ने, पानी में रखे बर्फ के टुकड़े से इसकी तुलना की है। तो ये व्यक्तित्व निर्माण के मन मस्तिष्क की 3 संरचना हो गई जो संगठित होकर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है सर, इस बारे में अगर आपको कुछ कंफ्यूजिंग हो तो एक बार पीछे की क्लास में जाके डिटेल से पढ़िएगा। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करके वहां पर समझाया है। आगे चलें। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की 3 दशाएं, 3 भाग या 3 स्थितियां बताई हैं। फ्राइड कहते हैं कि जैसे चेतन, अचेतन, अचेतन होता है, उसी से जुड़ा हुआ एक और संकल्पना होती है जो इदम, अहम और परम अहम होती है। इदम जो होता है वो अचेतन से कनेक्ट होता है। अहम जो होता है वो चेतन अचेतन के बीच कम्युनिकेशन बनाता है।
परम अहम जो है वो आदर्शवादिता पर निर्भर होता है। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो शुरू में उसमें इदम का विकास होता है, उसमें इदम का विकास होता है, अहम उसका डेवलप होता है। ठीक है, अहम डेवलप होता है। यही थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसमें ये इदम है, इड कहेंगे इसको इंग्लिश में, अहम नहीं कहेंगे। जब छोटा बच्चा होता है उसमें इदम होता है, इड होता है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें अहम विकसित होता है, ईगो विकसित होता है। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो सबसे अंत में उसमें सुपर ईगो, परम अहम का विकास होता है। जब एक बालक में ईगो विकसित हुआ तब उसमें इदम भी मौजूद है। जब उसी में परम अहम विकसित हुआ तब उसमें ईगो भी मौजूद है और इदम भी मौजूद हैं, तीनों मौजूद हैं। तो अगर हम हमारी बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, बड़े व्यक्ति की बात करें, परिपक्व आदमी की बात करें तो उसमें तीनों मौजूद हैं। उसमें इदम भी हैं, अहम भी हैं और परम अहम भी हैं। तीनों उसके व्यक्तित्व में मौजूद होते हैं और तीनों मिलकर संगठनात्मक रूप से व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब तीनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, हम बात करते हैं इदम की। तो इदम को इच्छाओं की जननी माना है। यह सुखकारी सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर? सुखवादी या सुखकारी सिद्धांत पर आधारित होता है। इंद्रिय जनित सुखों की इच्छा इससे उत्पन्न होती है। ठीक है, और इंद्रिय जनित सुख को प्राप्त करने के लिए यह प्रेरणा देता है। यह कहता है कि वो सारे खुशी, वो सारे आनंद, वो सारे प्लेजर चाहिए जिससे मजा आए, अच्छा लगे, चाहे उनको प्राप्त करने का तरीका सही हो या गलत हो। तो ये सही गलत का निर्णय नहीं करता हमारा इदम वाला व्यक्तित्व का हिस्सा। यह सिर्फ सुखकारी सिद्धांतों पर काम करता है, जिससे अच्छा लगे, मजा आए, वो करने के लिए प्रेरित करता है। और सुख आनंद कौन सा? इंद्रिय जनित, जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस होता है साथियों। इसीलिए हम जब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुखों की अपेक्षाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या बन जाता है? कुसमायोजन बन जाता है, माल एडजस्टमेंट बन जाता है। तो माल एडजस्टमेंट के लिए भी कौन जिम्मेदार हो गया? इदम जिम्मेदार हो गया। और इसका संबंध किससे होता है? यह अचेतन से कनेक्ट होता है। किससे? यह अचेतन से कनेक्ट होता है, अनकॉन्शियस से कनेक्ट होता है। अचेतन में जो दमित इच्छाएं होती हैं, क्या होती हैं? जो दमित इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं को ये बाहर प्रक्षेपित करता है इदम के माध्यम से और व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए व्यवहार करता है। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण और सबसे उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का भाग है साथियों अहम। ये क्या करता है? इदम से शक्ति प्राप्त करता है, इदम से प्रेरित होता है, इदम से ही विकसित हुआ रूप है व्यक्तित्व का। तो ये बीच का काम करता है। किस किस के बीच में भूमिका निभाता है? ये इदम और परम अहम के बीच में भूमिका निभाता है। इदम कहता है कि सुख वाली चीजें चाहिए, ज्ञानेंद्रियों को आनंद पहुंचे, मजा आए, वो चाहिए कैसे भी हो। लेकिन ये कहता है कि नहीं, कोई काम ऐसा नहीं करना जो समाज में मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त नहीं हो, अनैतिक हो, वो काम आपको नहीं करना। नैतिक होना चाहिए, आदर्शवादिता पर आधारित होना चाहिए। तो फिर दोनों के बीच बैलेंस बनाता है कौन? ईगो। तो ये उचित और अनुचित का निर्णय करता है और उचित काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या कहेंगे? उचित और अनुचित ज्ञान को करवाता है। इसीलिए इसको वास्तविकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये तो किसका सिद्धांत हो गया? सुखकारी सिद्धांत हो गया। और ये हो गया वास्तविकता का, क्योंकि वास्तविकता सही और गलत के बीच अंतर करने के बाद हर परिस्थिति में जो उचित होता है वही वास्तविक होता है, बाकी वास्तविक नहीं होता है। तो यह वास्तविकता का हो गया। अब बात करें परमहम की, तो परमहम क्या है साहब? सबसे देर से विकसित होने वाला व्यक्तित्व है। ये नैतिकता का विकास करता है तथा आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसे व्यक्ति में देवदूत भी कहा जाता है, या व्यक्ति में देवदूत की भूमिका होती है। व्यक्ति देवताओं जैसे काम करता है, तो वह देवताओं जैसे काम, उचित, आदर्श, नैतिक और उच्च स्तर बुद्धि वाले काम जो होते हैं वो व्यक्तित्व के परम अहम वाले हिस्से के कारण होते हैं। और जो दानवीय कार्य होते हैं, दानवीय कार्य, ये व्यक्तित्व का इदम वाला हिस्सा होता है जो दानवीय कार्य करवाता है। और जो हमारा अहम होता है, दोनों के बीच बैलेंस बनाता है, तो ये मानवीय कार्य करवाता है। कौन से? मानवीय। तो दानवीय कार्य इदम के थ्रू होते हैं,
अहम के थ्रू जो है मानवीय कार्य होते हैं और परम अहम के थ्रू जो है वो देवीय कार्य होते हैं, देवताओं वाले कार्य होते हैं। देवदूत की भूमिका में किसी व्यक्ति में कोई तत्व है तो वो कहलाता है परम अहम। ये तीनों हमारे मस्तिष्क में मौजूद होते हैं। इन तीनों का संगठनात्मक रूप ही व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो साथियों, ये है व्यक्तित्व के लिए सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत, जहां पर उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमें अहम को मजबूत करना चाहिए, ईगो को मजबूत करना चाहिए, इदम और परम अहम को बैलेंस में रखना चाहिए। अगर अहम पर इदम हावी हो गया तो व्यक्तित्व संतुलित नहीं है, उचित नहीं है, वो नकारात्मक हो जाएगा। और अगर ईगो पर सुपर ईगो हावी हो गया तो भी व्यवहारिक जीवन संभव नहीं होएगा। इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमें ईगो को मजबूत करना चाहिए, हमें समझना चाहिए खुद के व्यक्तित्व को। तो साथियों, ये हो गया सिगमंड फ्राइड का एनालिटिक थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व के 3 स्तर, 3 भाग या 3 स्थितियां जो संगठनात्मक रूप से व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। फ्राइड ने इनके अलावा कुछ और संप्रत्यय दिए हैं जिनका व्यक्तित्व के साथ संबंध होता है। उनमें से एक है साथियों, हम सब में निहित 2 ग्रंथियां। फ्राइड ऐसा मानते हैं कि हर व्यक्ति में 2 ग्रंथियां मौजूद होती हैं। एक है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि और दूसरी है ओडिपस मनोग्रंथि। फ्राइड का मानना यह है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो लड़कियों में मौजूद होती हैं, जो उन्हें अपने पिता की ओर आकर्षित करती हैं, और ओडिपस ग्रंथि ये लड़कों में होती हैं, जो उन्हें उसकी मां की ओर आकर्षित करते हैं। ये जो मनोलैंगिक विकास हमने पढ़ा था, मनोलैंगिक विकास में जो लैंगिक अवस्था थी, 5 अवस्थाओं में से तीसरे नंबर की जो अवस्था थी, उस मनोलैंगिक अवस्था में इन ग्रंथियों का प्रभाव बालक और बालिकाओं में ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन वहां तो स्पष्ट दिखाई देता है, वहां पर लड़कियां पिता की ओर आकर्षित होती हैं, लड़के मां की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन ये जो प्रभाव है फ्राइड के अनुसार आगे के जीवन में भी भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? अगर उस दौरान बालक और बालिकाओं को ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया गया, उनके व्यक्तित्व निर्माण का ध्यान नहीं रखा गया, विकास के उस पक्ष में उनके साथ सही चीजें नहीं बनाई गई, तो आगे के व्यक्तित्व में वो रिफ्लेक्ट होती हैं व्यवहार में। जैसे जो इलेक्ट्रा ग्रंथि हैं, ये इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं को पिता की ओर आकर्षित करती हैं। अगर उस आकर्षण को बहुत ज्यादा बढ़ने दिया जाए, बहुत ज्यादा उसके मौके परिवार में बनने लगे, तो वह आकर्षण आगे चल के जब यही बालिका किशोरी हो जाएगी, स्त्री बन जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, तो जो पिता का व्यक्तित्व है उसको अपने पति में खोजेगी। अगर नहीं मिलेगा तो वह कुसमायोजित हो जाएगी, मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। तो वहां पर बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी ना हो बालिका का पिता के साथ, तो एकदम से डिसकनेक्टिविटी भी ना हो, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, ताकि ये मनोग्रंथि जो है इसका प्रभाव भी शांत हो, इसकी भी संतुष्टि हो जाए, और कोई अवगुण या व्यक्तित्व विकार भी उसके आदत में, व्यवहार में, स्वभाव में नहीं बने। इसलिए व्यक्तित्व निर्माण में इन दोनों ग्रंथियों का भी दोस्तों रोल होता है। आगे चलें, नार्सिसिज्म में भी एक कंपोनेंट फ्राइड ने दिया है जिसको कहा जाता है स्वमोह। शिशु जो होते हैं वो अपने ही रूप पर मोहित होकर अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। इस तरह की मनोवृत्ति को, इस तरह के व्यवहार की संरचना को, इस तरह के व्यक्तित्व के हिस्से को फ्राइड ने कहा है नार्सिसिज्म या स्वमोह। सबसे ज्यादा शिशु में पाया जाता है, फिर किशोरों में भी यह पाया जाता है। एक और है साथियों मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट। 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां फ्राइड ने मानी है, एक जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। फ्राइड का कहना यह है कि इरोस या जीवन मूल प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति को सृजनात्मक, सकारात्मक, धनात्मक, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो जीवन की वकालत करते हैं। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति में विध्वंसात्मक, नकारात्मक, क्रोध, लड़ाई झगड़े वाले इस तरह के कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं, जो मृत्यु की ओर जाते हैं। तो 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में कहीं ना कहीं झलकती है, प्रभाव उसका होता है, और व्यक्तित्व की संरचना में जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो कैसे, अगर किसी व्यक्ति में जीवन मूल प्रवृत्ति ज्यादा है, मूल प्रवृत्ति आप जानते हैं, मैंने बताया था मैकडूगल का बेसिक इंस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट,
मूल प्रवृत्तियां वो होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जिनके लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती, वो व्यवहार में स्वभाव में स्वतः ही बन जाती हैं, वो बेसिक इंस्टिंक्ट कहलाती हैं। तो जिस व्यक्ति में जीवन मूल प्रवृत्ति की मात्रा ज्यादा है उसका संबंध ऊर्जा से होगा, निर्माण से होगा, सकारात्मकता से होगा। इसको इन्होंने इरोस कहा है। जिस व्यक्ति में मृत्यु मूल प्रवृत्ति की मात्रा ज्यादा है, उसका लेवल ज्यादा है, उस व्यक्ति का संबंध किससे होगा? विध्वंस से होगा, विनाश से होगा, नकारात्मकता से होगा, लड़ाई झगड़ों से होगा। फ्राइड ने इसको थेनोटोस कहा है। तो ये भी व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथियों। एक और कंपोनेंट व्यक्तित्व को लेकर फ्राइड ने दिया है जिसको कहते हैं लिबिडो। लिबिडो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है काम प्रवृत्ति या फिर सेक्सुअल टेंडेंसी। साथियों लिबिडो जो है, फ्राइड ऐसा मानते हैं कि जैसे मैकडूगल की काम मूल प्रवृत्ति थी जो जन्मजात थी, जिसके चलते कामुकता का संवेग बनता था, तो हम सब में जन्मजात काम प्रवृत्ति होती है और यह बचपन से ही, जन्म लेने से ही बालक के विकास के साथ संबंध रखती है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है काम प्रवृत्ति के अलग अलग अंगों पर केंद्र बनते हैं, अलग अलग तरीके से बालक उसकी संतुष्टि करता है। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में उसको पढ़ा भी था। तो लिबिडो जो है, ये लिबिडो काम प्रवृत्ति है, लेकिन यह हर बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होती हैं और यह सकारात्मक ऊर्जा है, एक उत्तेजना है जो व्यक्ति को नवीन कार्यों के लिए प्रेरित करती है साथियों। इस सकारात्मक ऊर्जा को, मानस ऊर्जा को कहा है लिबिडो। तो यह भी व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक और कंपोनेंट है साथियों सेसो कामुकता, इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी। सेसो कामुकता क्या कहती है? सेसो कामुकता कहती है कि शिशु में भी किशोरों और प्रौढ़ों की भांति कामुकता होती हैं, लेकिन वह थोड़ी अलग तरह की होती हैं। तो जब शिशु की कामुकता को इंपॉर्टेंस दी जाए, उसको समझा जाए और शैशवावस्था में उसके विकास के लिए उचित माहौल पैदा किया जाए, तो यह बालक आगे के जीवन में कामुकता को लेकर सामंजस्य बना पाएगा, संतुलन इसके मस्तिष्क में रहेगा, तो सकारात्मक और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ऐसे लिबिडो की मैंने आपसे बात की, तो लिबिडो मूल प्रवृत्ति है भाई। जैसे भोजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में भूख मूल प्रवृत्ति है। हंगर बेसिक इंस्टिंक्ट है जो भोजनान्वेषण का संवेग बनाती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्यास हमारे शरीर में प्रेरक के रूप में काम करता है। आराम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नींद जो है वो बेसिक काम करती है, प्रेरक के रूप में काम करती है। ऐसे ही काम जो है वो भी बेसिक नीड होती है शरीर की। अगर इस बेसिक नीड को संतुलित तरीके से पूरा किया जाता है तो व्यक्तित्व समायोजित होता है, और अगर इसको दबाया जाता है तो व्यक्ति जो है कुसमायोजन की ओर चला जाता है और व्यक्तित्व पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे के सारे जो सिगमंड फ्राइड के कॉन्सेप्ट्स हैं जो उन्होंने व्यक्ति को लेकर दिए हैं, बालकों को लेकर दिए हैं, या संपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर दिए हैं, इन सबको समझकर इन सबको संतुलित रूप से माहौल में, परिवेश में बालक के बढ़ने के साथ साथ इनका ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि उचित व्यक्तित्व का निर्माण हो। अन्यथा व्यक्तित्व जो है वो नकारात्मक पहलुओं की ओर चला जाता है साथियों। तो ये हुआ हमारा सिगमंड फ्राइड का व्यक्तित्व निर्माण को लेकर सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का व्यक्तित्व को लेकर दी गई थ्योरीज जो व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम इसको ठीक से समझ लेते हैं, सारे संपत्तियों को और कंपोनेंट को जान जाते हैं, तो मुझे लगता है व्यक्तित्व निर्माण बहुत बड़ी चीज नहीं है। व्यक्तित्व निर्माण बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। बस पहले चीजों को समझना होता है और समझने के बाद इसके निर्माण के लिए लगातार प्रयास करने होते हैं। जब लगातार प्रयास किए जाते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें ऑटोमेटिकली आदत में कन्वर्ट हो जाती हैं, और आदत में कन्वर्ट होने का मतलब स्वतः होने लगती हैं, और जब स्वतः होने लगती हैं तो हम चाहे या ना चाहे फिर भी हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं, और जो ही व्यवहार का हिस्सा बनती हैं व्यक्तित्व निर्माण शुरू हो जाता है। हर अच्छी चीज व्यवहार का हिस्सा बनी और अच्छी चीज व्यवहार का हिस्सा बनी तो व्यवहार जो है वो रिच होता जाता है और उत्कृष्ट और परिष्कृत होता जाता है, और हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता चला जाता है साथियों। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू डेवलपमेंट आवर पर्सनालिटी। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन की व्यक्तित्व निर्माण को लेकर, व्यक्तित्व के प्रकारों को लेकर, व्यक्तित्व की संरचना को लेकर। इसके साथ हम आज के सेशन को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में साथियों। वहां हम बात करेंगे व्यक्तित्व के मापन की।
जो व्यक्तित्व हमने चर्चा की इस पिछली 3 क्लासेस में, उस व्यक्तित्व को कैसे मेजर किया जाए, कौन से तरीके हैं, कौन सी विधियां हैं, किस तरीके से हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।